पैलेस्टाइन। ये नाम सुनते ही आपके दिल में सिर्फ एक ही चीज आएगी, डिस्ट्रक्शन। अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली वार को आज 2 साल हो चुके हैं। जिन 2 सालों में लगभग 50,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी लोग मर चुके हैं, जिनमें से 17,000 तो सिर्फ बच्चे हैं, जो टोटल का 44% बनता है। मतलब कि इसमें 44% बच्चे मरे हैं और 26% औरतें। आखिर क्यों 1.9 बिलियन मुस्लिम होने के बाद भी इजराइल से अपने भाइयों को बचा नहीं पा रहे, जबकि जियूस यहूदी सिर्फ 80 लाख हैं। आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री? क्यों इजराइल फलस्तीन पर अटैक कर रहा है? तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब जिस जगह पर आज इजराइल मौजूद है, यहाँ आज से कई हजार साल पहले 147 बीसी में किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। उस टाइम पर यहाँ बहुत सारे जियूज रहते थे। तब किंगडम ऑफ इजराइल का कैपिटल था जेरूशलम, और वहाँ जियूज के किंग ने जियूज के लिए उनका पहला टेम्पल बनवाया। अब आप में से जिन लोगों को टेम्पल के बारे में नहीं पता, तो उन्हें मैं बता दूं कि टेम्पल वो जगह होती है जहाँ जियूज अपनी इबादत करते हैं। जिस फर्स्ट टेम्पल का नाम रखा गया टेम्पल माउंट। ये टेम्पल माउंट लगभग 2-3 बार टूटा और दूसरी हुकूमत में फिर से बना। फिर जब इस जगह पर रोमन एम्पायर का कब्जा हुआ, तो उन्होंने इस टेम्पल को तुड़वा दिया, जिसके बाद इस टेम्पल की सिर्फ वॉल्स ही बची। अब इसके कुछ 100 सालों के बाद जियूज ये जगह छोड़कर यूरोप की तरफ जाने लगे, क्योंकि क्रिश्चियंस की तरफ से जियूज को मारा जाने लगा। यही रीजन था कि ज्यादातर जियूज यूरोप में शिफ्ट होने लगे, क्योंकि यूरोप उनके ज्यादा करीब था। अब भले ही जियूज ने ये जगह छोड़ दी थी, पर जियूज इस जगह को वापस लेना चाहते थे और जियूज की एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। अब इसके कई सालों के बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। अब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कई मुस्लिम कंट्रीज पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था, जिसमें फलस्तीन भी शामिल था। उस टाइम पर सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अरब्स की मदद ली, जिसके बदले में ब्रिटिशर्स ने अरब से ये वादा किया कि वो वार खत्म होने के बाद उन्हें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, यमन, फलस्तीन और उसके साथ वाली कंट्रीज उन्हें दे देंगे। जो सुनकर अरब्स ने ब्रिटिशर्स की मदद की। फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो अरब्स ने ब्रिटिशर्स से कहा कि उन्हें वो जमीन दे दो जिसका उन्होंने वादा किया था। पर उससे पहले ही ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने ये फैसला किया था कि सल्तनत उस्मानिया की जिस जगह पर वो हमला करेंगे उसे आपस में बांट लेंगे। जिसके बाद ब्रिटिशर्स के हिस्से में फलस्तीन, साउथर्न इराक और जॉर्डन आया, और फ्रेंच के हिस्से में साउथर्न टर्की, नॉर्दर्न इराक, लिबनान और सीरिया आया। अब जब फलस्तीन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, तो यूरोप में रहने वाले जियूज ने कहा कि उन्हें फलस्तीन में अपनी अलग कंट्री बना कर दो। जो सुनकर 1917 में ब्रिटिशर्स ने ऐलान किया कि वो जियूज को फलस्तीन में एक अलग कंट्री बना कर देंगे, जिसके बाद बहुत सारे जियूज यूरोप से आकर फलस्तीन में रहने लगे। इससे पहले फलस्तीन में जियूज 10% से भी कम थे, पर इसके बाद 1918 से लेकर 1947 तक जियूज की तादाद फलस्तीन में 33% हो गई। पर ये यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके बाद भी बहुत सारे जियूज यूरोप से निकलकर फलस्तीन में आने लगे। ये देखकर फलस्तीनी ने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो जियूज के साथ नहीं रह सकते, पर ब्रिटिशर्स ने उनको इग्नोर कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फलस्तीनियों को अपने घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिस वजह से फलस्तीनी अपने हक
की मांग करने लगे और ब्रिटिशर से अपने हक के लिए लड़ने लगे। इस वजह से जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने ये केस यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के हाथ में दे दिया, जिसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन की 55% जमीन जियूज को दे दी और बाकी की 45% जमीन फलस्तीनियों को मिली और जेरूसलम जहां मस्जिदुल अक्सा है वो जगह न्यूट्रल हो गई, मतलब कि ना वो जगह जियूज की होगी और ना ही फलस्तीनियों की होगी। इस वक्त तक इसराइल ने अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद 1948 में अरब्स ने इसराइल पर हमला कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली अरब्स ये वार हार गए और इसराइल ने फलस्तीन का थोड़ा और एरिया अपने हाथ में ले लिया। इस वक्त तक फलस्तीन का 78% हिस्सा इसराइल के हाथ में चला गया। इसके बाद 1967 में अरब्स ने एक बार और इसराइल पर हमला कर दिया, पर इसराइल ने उन्हें इस बार भी हरा दिया और इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्जा कर दिया, वो जेरूसलम जो जगह न्यूट्रल थी। फिर 1980 में इसराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल बना दिया। पर आखिर जेरूसलम में ऐसा क्या है जो ये इतना इम्पोर्टेंट है जो इसराइल ने उस पर कब्जा करके अपना कैपिटल बना दिया? तो देखो, जेरूसलम एक होली प्लेस है मुस्लिम्स, जियोज और क्रिश्चियंस के लिए। इस वजह से उन तीनों रिलीजन्स में इसके लिए जंग चलती रहती है। इसमें ज्यूज का मानना है कि उन्हें जिस मसीहा का इंतजार है, जिसके आने के बाद दुनिया खत्म होगी और वो मसीहा उनके लिए बख्शिश की वजह बनेगा, वो मसीहा इस जगह यानी जेरूसलम में आएगा। इस वजह से ज्यूज ये जगह लेना चाहते हैं और इस जगह की तरफ मुंह करके ज्यूज अपनी इबादत भी करते हैं। अब उन लोगों को क्या पता कि जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं वो तो असल में एक हैवान है। अब मैं क्यों उसे हैवान बोल रहा हूँ, तो अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा। अब क्रिश्चियंस इस जगह को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में आएंगे और वो क्रिश्चियंस के लिए बख्शिश की वजह बनेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम्स के लिए ये जगह एक होली प्लेस है क्योंकि वहाँ मस्जिदुल अक्सा है। मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है और मुसलमान सबसे पहले मस्जिदुल अक्सा की तरफ ही मुंह करके अपनी इबादत करते और मस्जिदुल अक्सा ही वो जगह है जहाँ से प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिलने गए थे। इस वजह से मुस्लिम्स इस जगह को लेना चाहते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो है इसराइल और फलस्तीन की वार। इसराइल का इस वार के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है, जो है फलस्तीन पर कब्जा करना और ग्रेटर इसराइल बनाना। इसके अलावा अगर वार की बात करें तो इसराइल फलस्तीन के साथ साथ लिबनान पर भी अटैक कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स फलस्तीन की मदद नहीं कर रहे, बल्कि ईरान ने कई बार फलस्तीन के लिए इसराइल पर हमला किया है। इसके जवाब में इसराइल ने भी कई बार ईरान पर अटैक किया है। पर ईरान इस वॉर में कैसे इन्वॉल्व हुआ, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स इस वीडियो में भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2024 को, जब इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दमस्कस पर हमला किया। इस अटैक में ईरान के 7 ऑफिसर्स की जान चली गई, जिसमें से एक ईरान एम्बेसी का टॉप जनरल था। इस अटैक के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इसराइल पर 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। पर आखिर क्या वजह है कि इसराइल ने दमस्कस पर हमला करके ईरान के ऑफिसर्स को मारा? तो इसके जवाब में इसराइल का कहना था कि जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह का आदमी। हिजबुल्लाह क्या है?
تو اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ دراصل حزب اللہ ملیٹنٹ گروپ ہے آرمڈ لوگوں کا، ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ جس کی شروعات ہوئی تھی 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان کا انویژن کیا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ اب ان کے بننے کے 3 سالوں بعد 1985 میں یہ آفیشلز بن گئے۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ لبنان سے ویسٹرن پاور کو باہر نکالیں گے۔ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ آلموسٹ سبھی ویسٹرن کنٹریز حزب اللہ کو ایک ٹیررسٹ گروپ مانتی ہیں۔ حزب اللہ کی پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اسرائیل نے لبنان کے سدرن حصے کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا تو تب اسرائیل کو 22 سالوں تک وہاں سے کوئی بھی نکال نہیں پایا، پر حزب اللہ نے سن 2000 میں اسرائیل کو وہاں سے بھگا دیا، اور 2006 میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی تو یہ جنگ 34 دنوں تک چلنے کے بعد بھی دونوں میں سے کوئی بھی اس جنگ کو نہیں جیتا۔ حزب اللہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ لبنان کی خود کی آرمی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو لبنان کا آدھا حصہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اب آئی ہوپ کہ آپ کو حزب اللہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا آخر حزب اللہ کیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں فلسطین کے بارے میں تو اسرائیل فلسطین پر اب بھی حملہ کر رہا ہے۔ اس وار کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ان 2 سالوں میں 50,000 سے بھی زیادہ معصوم فلسطینی لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 44% بچے اور 26% وومنس ہیں۔ اب آگے اس وار میں کیا ہوگا؟ کیا اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر لے گا یا پھر مسلم کنٹریز فلسطین کی مدد کریں گی؟ آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ باقی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے، اسے چیک آؤٹ ضرور سے کرنا۔ ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔